फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप आप अच्छे होंगे और पढ़ाई करते रहिए। छुट्टियों का पूरा लाभ लीजिए। मैथमेटिकल टूल्स में हमने पिछली क्लास में, पिछली वीडियो में डिफरेंशिएशन को डिस्कस किया था। डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन क्या होती है, उसका बेसिक कंसेप्ट क्या होता है और उसके जो फॉर्मूले थे वो कुछ आपको सब कुछ लिखवाए गए थे, बताए गए थे। सारे फॉर्मूले लिखवा दिए गए थे लगभग। कुछ चीजें हैं जैसे आपका इम्प्लिसिट फंक्शन है, एक्सप्लिसिट फंक्शन है, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन है, चेन रूल है। ये सब चीजें कुछ रह गई थी जो आपके फिजिक्स में काम आने वाले नहीं है, वो प्योरली मैथमेटिक्स में ही काम आएंगी। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन के बाद हम चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक, इंटीग्रेशन। तो दूसरा हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो इंटीग्रेशन है। तो एक्चुअली जब कैलकुलस की डिस्कवरी हुई सर आइजक न्यूटन और गॉटफ्रेड विल्हेल्म लिबनिज के द्वारा, दोनों के अपने अलग अलग वर्क थे, दोनों के अलग अलग वर्क थे। दोनों को क्या किया, हमने कोलैबोरेट किया, आपस में मर्ज कर दिया और एक कैलकुलस की नई ब्रांच निकल के आई। तो कैलकुलस में मैंने बताया था आपको, डिफरेंशिएशन है आपका, फिर इंटीग्रेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन है। वैसे तो कैलकुलस बहुत पहले से स्टार्ट हो जाता है। एक तरह से मानिए कि लिमिट से ही स्टार्ट हो जाता है। फंक्शन जैसे सेट है, रिलेशन है, फंक्शन है, ये सब प्योरली एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का टॉपिक है। लेकिन जैसे ही आप लिमिट पे आते हैं तो वहां से कैलकुलस स्टार्ट हो जाता है। लिमिट हो गया, कंटिन्यूटी हो गया, आपका डिफरेंसिबिलिटी हो गया, फिर डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, आगे और भी बहुत सारी चीजें निकल के आती हैं हायर क्लासेस में। ठीक है, और कैलकुलस का बहुत ही ब्रॉड लेवल पे यूज हुआ इंजीनियरिंग में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में। बायोलॉजी में भी कार्बन डेटिंग वगैरह में यूज होता है ये सब चीजें। पूरा मैथमेटिक्स की बहुत सारी प्रॉब्लम्स तो सॉल्व हुई ही। मैकेनिक्स इधर बहुत सारे डेरिवेशंस में, जो कॉम्प्लेक्स डेरिवेशंस वगैरह हुआ करते थे, उनको काफी अच्छे से इसने क्या किया, सॉल्व किया, इजी बनाया। ठीक है, तो आपको डिफरेंशिएशन बता दिया गया है, डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले लिखवा दिए गए हैं। अब हम लोग आते हैं इंटीग्रेशन पे। इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन की जो मीनिंग होती है वो होती है समेशन। समेशन जोड़ना, ऐड करना। डिफरेंशिएशन डिफरेंस से आता है और इंटीग्रेशन समेशन से आता है। ठीक है, तो ये दोनों वर्क अलग अलग थे। डिफरेंशिएशन अलग तरीके से डेवलप हुआ था, इंटीग्रेशन कुछ अलग तरीके से डेवलप हुआ था। बाद में देखा गया कि इनमें क्या है, इंटर रिलेशनशिप है। जब दोनों के रिजल्ट्स को, फार्मूला जो निकल के आए हमको, उनको हमने देखना, व्यू करना शुरू किया, ऑब्जर्व करना शुरू किया, तो हमने देखा कि इनमें क्या है, एक इंटर रिलेशनशिप है। वो कौन सा रिलेशनशिप है? इंटीग्रेशन इज जस्ट रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। हमने देखा उनके रिजल्ट्स को देखा, जब ऑब्जर्व किया तो हमने देखा कि इंटीग्रेशन जो है वो डिफरेंशिएशन का क्या है, जस्ट रिवर्स प्रोसेस है। तो ये जो समेशन का जो कॉन्सेप्ट है, आपको 12th क्लास की मैथमेटिक्स में पढ़ना है, हायर क्लासेज में तो पूरा ही पढ़ना है, बीएससी क्लासेज में तो पूरा ही पढ़ना है। तो वो कॉन्सेप्ट मैं बहुत डीपली में नहीं लेके जाता हूं, आपको सिर्फ आपके काम की चीजें बता दी जा रही हैं, और जिससे कि आपका काम चल जाए, आप हम लोग को यूज कर सकें, उसको समझ सकें। ठीक है, आइए देखते हैं। तो इंटीग्रेशन को थोड़ा सा सामान्य वर्डिंग्स में इसको डिफाइन कर देते हैं। डेफिनेशन कहेंगे, इंटीग्रेशन इज जस्ट रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का जस्ट रिवर्स प्रोसेस है। तो रिवर्स प्रोसेस कैसे है, किस तरह से है, इसको देख लेते हैं। तो हम कंपेयर करेंगे फॉर्मूले से ही। ठीक है, आइए। तो
डेफिनेशन हो गई, थोड़ा सा साइन देख लेते हैं कि व्हाट इज द साइन ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, डेफिनेशन आप लिख लेंगे, लेते हैं इसको। साइन ऑफ इंटीग्रेशन, साइन ऑफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन की जो साइन है वो इस तरह की हो। थोड़ा स्टार्टिंग में जो स्टूडेंट्स आएंगे 11th में, थोड़ा सा इसको बनाने की हैबिट डालनी होगी, धीरे धीरे आप बना लेंगे, कोई बड़ा मुश्किल नहीं है। यहां से स्टार्ट करके ऐसे ऐसे ऐसे, ये इंटीग्रेशन की साइन। लेकिन अगर ये साइन कोई बना दी गई है, इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, इनफाइनाइटेसिमल या वेरी स्मॉल चेंज का कोई के साथ कोई वेरिएबल नहीं है, तो ये क्या है, मीनिंगलेस है। मतलब कि सिर्फ ये यहां से कहीं लिखा हो, ये इसका कोई मीनिंग नहीं है। आपको 10th क्लास में बताया गया होगा कि अगर साइन केवल लिख के छोड़ दीजिए, इसमें कोई एंगल ना लगाइए, तो साइन की कोई मीनिंग नहीं है, मीनिंगलेस है। साइन क्या है, मीनिंगलेस है। जब तक एंगल नहीं यूज करेंगे, कोई वेरिएबल ही नहीं यूज करेंगे, साइन थीटा, साइन वाई, साइन एक्स, साइन अल्फा, जब तक यूज नहीं करेंगे तब तक साइन का कोई मतलब नहीं है। सिमिलरली ये साइन ऑफ इंटीग्रेशन है केवल, इसका साथ जब तक इंटीग्रल dx, इंटीग्रल dy, इंटीग्रल dt जब तक नहीं रहेगा तब तक उसका कुछ मीनिंग नहीं है। आइए तो देखते हैं, अगर आप किसी फंक्शन को इंटीग्रेट कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में, तो इंटीग्रेशन ऑफ dx बोलेंगे, इसको इंटीग्रल dx बोला जाता है। अगर किसी फंक्शन को y के रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेट करते हैं तो इंटीग्रल dy बोला जाता है। अगर t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रल dt बोला जाएगा। अगर किसी फंक्शन को z के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं तो इंटीग्रल dz बोला जाएगा। ठीक है, तो जो ये फंक्शंस होते हैं, सपोज करिए y इक्वल टू fx कोई फंक्शन है, ठीक है, इसको इंटीग्रेट करना है, तो इसका जो इंटीग्रैंड आता है, रिजल्ट आता है, इंटीग्रैंड, इंटीग्रैंड क्या है, इंटीग्रेशन की प्रोसेस का रिजल्ट है। याद करिए, जब डिफरेंशिएशन आप करते थे तो रिजल्ट आता था, उसको डिफरेंशियल कोएफिशिएंट कहते थे या फिर डेरिवेटिव कहते थे। सिमिलरली किसी फंक्शन को अगर आप इंटीग्रेट करते हैं तो रिजल्ट जो फाइंड होगा उसको हम क्या कहेंगे, इंटीग्रैंड कहेंगे। इंटीग्रैंड का फर्स्ट लेटर आई है, इसलिए किसी फंक्शन के इंटीग्रैंड को आई से डिनोट किया जाता है। तो आई इक्वल टू इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स। अगर कोई फंक्शन है उसका आपने इंटीग्रेशन किया है तो उसको रिप्रेजेंट करेंगे आई इक्वल टू इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स, या कहेंगे आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, तो आपने समझ लिया कि इंटीग्रेशन की बेसिक कंपैरिजन वाली डेफिनेशन, दोनों के कॉन्सेप्ट मैंने बताया थे अलग अलग थे, दोनों को हमने क्या किया, व्यू अप किया, ऑब्जर्व किया, तो देखा कि तो जस्ट रिवर्स प्रोसेस है। तो सब छोटी क्लासेस में यही कहा जाता है कि इंटीग्रेशन इज जस्ट रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो वही एक छोटी सी डेफिनेशन बना लेते हैं। ठीक है, और ये साइन ऑफ इंटीग्रेशन है, एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे dx, इंटीग्रल dx, y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रल dy, t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रल dt, z के रिस्पेक्ट में इंटीग्रल dz। ठीक है, इंटीग्रेंड को i से डिनोट करते हैं। हाँ, आते हैं इसके बाद अब देखते हैं कि जो हमने कहा डेफिनेशन में, जो कहा हमने कि इंटीग्रेशन इज जस्ट रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, इसका मीनिंग क्या है देखते हैं, थोड़ा सा फॉर्मूले से ही देखते हैं दोनों के। एक बीच में खड़ा कॉलम बना लेते हैं, डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला अलग लिखेंगे, इंटीग्रेशन का अलग लिखेंगे। आइए बीच से एक पेज के दो पार्ट कर लेते हैं, दो पार्ट बीच से कर लेते हैं। आइए देखते हैं, इधर ले लेते हैं डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन, इधर ले लेते हैं इंटीग्रेशन। याद करिए, फर्स्ट फॉर्मूला आपका हुआ करता था डिफरेंशिएशन में, डी डी एक्स ऑफ कांस्टेंट, differential coefficient of any constant is found to be जीरो आपको मिलता था। तो इसकी जस्ट रिवर्स प्रोसेस है इंटीग्रेशन, तो ये इसका फर्स्ट फॉर्मूला बनेगा इंटीग्रल 0 dx
हमको क्या मिलेगा, कांस्टेंट मिलेगा। कांस्टेंट को आपने डिफरेंशिएट किया तो 0 मिला, तो रिवर्स प्रोसेस है, तो 0 को इंटीग्रेट करेंगे तो आपको कांस्टेंट मिलेगा। इसी से हम चेकआउट करेंगे। दूसरी बात, आपको बताया गया था किसी भी फंक्शन का खुद के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल कोएफिशिएंट 1 हुआ करता था, डिफरेंशिएशन। इसी के अकॉर्डिंग रिवर्स प्रोसेस में चलेंगे, आपने x को डिफरेंशिएट किया तो 1 मिला, इसका मतलब है कि 1 को इंटीग्रेट करेंगे तो x मिलना चाहिए। तो इंटीग्रल 1 dx करें, इंटीग्रल 1 dx, 1 किसी क्वांटिटी से आप मल्टीप्लाई शो करें चाहे ना शो करें, ऑलवेज मल्टीप्लाई होता ही है। तो इंटीग्रल 1 dx कहें चाहे सिंपली इंटीग्रल dx कहें, ये x आ जाता है प्लस एक c आ जाता है, c या फिर k। ये c क्या है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। हियर c इज आर्बिट्ररी कांस्टेंट, आर्बिट्ररी कांस्टेंट, आर्बिट्ररी कांस्टेंट होता है। ये आर्बिट्ररी कांस्टेंट क्या होता है और क्यों होता है, ये मैं आपको लास्ट में बता दूंगा। इजीली मैं समझा दूंगा कि क्या क्यों आता है, इसमें नहीं आता है, इसमें आ जाता है, कैसे आ जाता है, क्यों आ जाता है, ये चीजें आपको बता दी जाएंगी। ठीक है। तीसरा फॉर्मूला आपको बताया गया था, सिक्वेंसिबली इसको चलते हैं, जैसे उसमें आपको बताया गया था वैसे इसमें भी बताने का मैं प्रयास करूंगा। ठीक है। आइए, ddx ऑफ k इंटू एफ एक्स, याद करिए किसी फंक्शन में कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हुआ करता था तो कांस्टेंट को पहले आप बाहर निकाल लेते थे, तब उसका डिफरेंशिएशन करते थे, क्या हुआ करता था, k ddx ऑफ एफ एक्स हो जाता था। ठीक है, ये फॉर्मूला सेम है, इसमें भी इंटीग्रेशन से पहले कांस्टेंट को आप बाहर निकाल लेंगे। सपोज करो कोई आपके पास ये फंक्शन है, उसका इंटीग्रेशन करना है और उसमें कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई है, तो पहले आप कांस्टेंट को बाहर निकाल लेंगे, उसके बाद से आप क्या करेंगे, उसको इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, थर्ड तो फॉर्मूला सेम है, कांस्टेंट निकलेगा उसमें से भी और इसमें से भी। चौथा फॉर्मूला आपका था ddx ऑफ x पावर n, ये था आपका n x की पावर n माइनस 1। ये n यहां आ जाता था, मल्टीप्लाई होता था और पावर एक कम हो जाती थी। इसमें क्या होगा, ये चूंकि हमने रिवर्स प्रोसेस को कंसिडर किया है, तो अगर n x की पावर n माइनस 1 dx हो, ये इसको इंटीग्रेट करने से ये मिलेगा, x पावर n मिलेगा, x पावर n प्लस c मिल जाएगा। लेकिन अगर हम x पावर n dx करें तो क्या होगा, इसमें पावर इसकी एक बढ़ेगी और जितनी पावर यहाँ पे बढ़ेगी, जो पावर x पे आएगी उसी पावर से आप क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। इसको भी आप वेरीफाई कर सकते हैं, क्या है n के अकॉर्डिंग उसको पुट करें, जैसा कि आपने इसमें लिया था, तो ये अपने आप एडजस्ट होके आ जाएगा। ठीक है, तो मेन फॉर्मूला आपका यही है, ये तो जस्ट रिवर्स प्रोसेस था, इसको मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, बाकी मेन फॉर्मूला आपका यही है। ठीक है, नंबर 5, ddx ऑफ e की पावर x, ddx ऑफ e की पावर x आपने देखा था, e की पावर x होता था, मतलब ये e पावर x को आप डिफरेंशिएट करते हैं, e पावर x आता था, तो e पावर x को जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो आपको पुनः क्या मिल जाएगा, e पावर x ही मिल जाएगा और एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c बार बार आता रहेगा। तो क्यों आता है मैंने आपको मेंशन किया है, बाद में बताऊंगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट्स लेते रहिएगा, फिर फॉर्मूले वगैरह पे आगे बढ़ते हैं। आइए, फॉर्मूला नंबर 5 तक हो गया, लेते हैं 6 फॉर्मूला। फॉर्मूला नंबर 6,
ddx ऑफ a पावर x, आपने देखा था होता है a पावर x log a बेस e, इसमें 6। तो अगर a पावर x log a बेस e का इंटीग्रेशन हो तो फिर आपको मिल जाएगा a की पावर x प्लस c। लेकिन log a बेस e, ये जस्ट रिवर्स प्रोसेस के अकॉर्डिंग मैं इसको कर रहा हूं। एक्चुअली मेन फॉर्मूला जो है नीचे वाला ही होगा, a पावर x होगा a पावर x dx, तो ये हो जाएगा a पावर x अपॉन log a बेस e प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c। कहने का मतलब है कि यहाँ पे a की पावर x है, इसको आपने डिफरेंशिएट किया तो a पावर x आया, log a बेस e से मल्टीप्लाई हुआ तो a पावर x का a पावर x ही होगा, लेकिन log a बेस e से डिवाइड होगा, इसमें मल्टीप्लाई होगा, इसमें डिवाइड होगा। नंबर 7, ddx ऑफ log x बेस e, ये मॉड x एक्चुअली होता है, log पॉजिटिव वैल्यू के लिए डिफाइन होता है, x की निगेटिव वैल्यूज के लिए लॉगरिथम का डिफरेंशियल नहीं होता है, इसलिए मॉड लगा दीजिए। सिंपली भी रखिए तो समझिए कि वो x क्या है, पॉजिटिव है, निगेटिव नहीं। लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं, बट समझेंगे आप, हाँ वो है। ये हो जाएगा 1 अपॉन x, log x बेस e का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट 1 अपॉन x होता था। तो अगर कहीं पे 1 अपॉन x dx लिखा हो तो आप समझेंगे log mod x बेस e प्लस c। नंबर 8 फॉर्मूला, ddx ऑफ sin x हमको मिलता था cos x, तो cos x को इंटीग्रेट करेंगे तो आपको sin x मिलेगा प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c। sin x को डिफरेंशिएट किया तो cos x मिला, क्योंकि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का जस्ट रिवर्स प्रोसेस है, तो cos x को फिर इंटीग्रेट कर देंगे तो फिर वही sin x ओरिजिनल फंक्शन मिल जाएगा। आइए 9th लेते हैं, ddx ऑफ cos x, ये होता है माइनस साइन x। नंबर 9, तो अगर आप माइनस साइन x को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा, cos x मिलेगा प्लस c हो जाएगा। लेकिन अगर माइनस नहीं रखेंगे, केवल sin x dx अगर आपको लिखा हो तो इसका रिजल्ट इस माइनस के ड्यू टू माइनस cos x प्लस c हो जाएगा। ये आपका 9th फॉर्मूला है। 10th लेते हैं, ddx ऑफ tan x, tan x का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट sec स्क्वायर x होता है, sec स्क्वायर x, तो इसमें क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x dx इक्वल टू tan x प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c। ठीक है, इस स्क्रीनशॉट्स लेते रहिए, फार्मूलों को देखते रहिए। ठीक है, चलते हैं, मिटाते हैं इसको। हम पहुंच गए हैं साइन कॉस tan पे, tan तक पहुंच गए हैं। अब आते हैं कॉट देखते हैं। फॉर्मूला नंबर 11, फॉर्मूला नंबर 11, ddx ऑफ cot x, ये क्या हुआ करता था, माइनस कोसेक स्क्वायर x। तो अगर आप माइनस कोसेक स्क्वायर x को इंटीग्रेट करें तो क्या मिलेगा, cot x प्लस c मिलेगा। लेकिन अगर यहां पे माइनस ना रखें आप, कोसेक स्क्वायर x पॉजिटिव आप रखें तो ये आपको क्या मिल जाएगा, माइनस ऑफ cot x प्लस c। 12th साइन कॉस tan cot, इसके बाद sec, ddx ऑफ sec x इक्वल टू क्या हुआ करता था, sec x इंटू tan x। तो
sec x इंटू टेन एक्स को जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो आपको फिर क्या मिल जाएगा, sec x मिल जाएगा, sec x प्लस सी। x sec x अलग है प्लस c अलग है, sec x प्लस c मत समझ लीजिएगा, ये फंक्शन ऑफ सेकंड है, सेकंड ऑफ x है, c आर्बिट्रेरी कांस्टेंट अलग है। ये मत समझ लेना कि इस तरह से है sec x प्लस c, ऐसा नहीं है, वो c अलग है, ये अलग है। 13 ddx ऑफ कोसेक x, ये हुआ करता था माइनस कोसेक x इंटू कॉट एक्स। तो 13 इसमें लेते हैं, अगर माइनस कोसेक x इंटू कॉट एक्स को इंटीग्रेट करें तो हमको मिलेगा कोसेक x प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c। लेकिन अगर कहीं पे पॉजिटिव हम लें कोसेक x इंटू कॉट एक्स डी एक्स तो हमको मिल जाएगा माइनस कोसेक x प्लस c। ठीक है, ये चीजें हटा देते हैं, ये अलग है, माइनस कोसेक x प्लस c। 14 नंबर, जैसा कि आपको बताया गया था कि इनवर्स फंक्शंस का भी कहीं कहीं हमको यूज करना पड़ता है, डिफरेंशिएशन में आपको बताया गया था। तो देखते हैं इनवर्स फंक्शन वाले, इनवर्स फंक्शन का भी देख लेते हैं। ddx ऑफ साइन इनवर्स x, ये हमारा हुआ करता था 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो 14 नंबर इसके करस्पॉन्डिंग अगर कहीं पे 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx हो, इसका रिजल्ट हो जाएगा साइन इनवर्स x प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c। 15 ddx ऑफ कॉस इनवर्स x इक्वल टू, यहाँ पे निगेटिव साइन आ जाती है, वैल्यू वही रहती है, निगेटिव साइन, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो 15 इसमें लेंगे, इंटीग्रल अगर यहाँ पे माइनस रहे, माइनस ऑफ √1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये हो जाएगा आपका कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी हो जाएगा। लेकिन अगर इसी चीज को पॉजिटिव आप लें, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये आपको मिल जाएगा माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी। अब आप सोच रहे होंगे कि 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स ऑलरेडी साइन इनवर्स एक्स मिल चुका है, फिर कास कहां से आ गया। तो अगर इसी वैल्यू को कास के टर्म में लिखना चाहें, ये रिजल्ट है तो साइन के टर्म में है, वो पॉजिटिव है। अगर इसी वैल्यू को, इसी इंटीग्रल को अगर आप कास के टर्म में लिखना चाहें तो माइनस कॉस इनवर्स एक्स करना पड़ेगा आपको, प्लस सी हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे फॉर्मूले चलते हैं। 15 तक हम पहुंच गए हैं, साइन इनवर्स कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स लगते हैं, आगे मिटाते हैं इसको। आइए नंबर 15 तक हम पहुंच चुके हैं। नंबर 16 नंबर देखते हैं। थोड़ा इंक डाल लेता हूं मैं, इंक थोड़ा सा डाल लेता हूं। आइए नंबर 16, साइन इनवर्स कॉस इनवर्स टेन इनवर्स की नंबरिंग है। ddx ऑफ टेन इनवर्स एक्स आपको लिखवाया गया था 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इंटीग्रेशन में क्या होगा, 16 नंबर, इंटीग्रल 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स हो तो हो जाएगा आपका टेन इनवर्स एक्स प्लस सी। साफ नहीं चल रहा है, थोड़ा सा कपड़ा भीगा हुआ है। टेन इनवर्स एक्स प्लस सी, ठीक है। 17 नंबर,
dx ऑफ cot इनवर्स x इक्वल टू -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हुआ करता था। तो अगर आप इसको ऑपरेट करेंगे निगेटिव वैल्यू के साथ, -1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, ये हो जाएगा आपका cot इनवर्स x प्लस c। लेकिन अगर पॉजिटिव वैल्यू आप ले लिए 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, ये माइनस कॉट इनवर्स एक्स हो जाएगा। माइनस को रखे हैं तो कॉट इनवर्स एक्स मिला है, तो प्लस को रखेंगे तो माइनस कॉट इनवर्स मिलेगा। ये दोनों वैल्यू सेम है, लेकिन ये वाला रिजल्ट tan के फॉर्म में है, इसी सेम इंटीग्रल का रिजल्ट कॉट के फॉर्म में माइनस कॉट इनवर्स एक्स। ठीक है, आइए देखते हैं। नंबर 17 तक हो गया, 18 देखते हैं। नंबर 18 ddx ऑफ sec इनवर्स x, ये हुआ करता था हमारा 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसमें 18 हो जाएगा इंटीग्रेशन 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx इक्वल टू sec इनवर्स x प्लस c। नंबर 19 ddx ऑफ cosec इनवर्स x, याद करिए cosec इनवर्स x क्या हुआ करता था, माइनस ऑफ x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। आइए इंटीग्रेट करते हैं इसको। तो अगर माइनस साइन यहां पर रखेंगे आप, माइनस ऑफ x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx, तो आपको मिल जाएगा cosec इनवर्स x प्लस c। लेकिन अगर आप पॉजिटिव रखें 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx, ये हो जाएगा माइनस cosec इनवर्स x प्लस c। ये सेम वैल्यू है, ये भी वही है, ये भी वही है। ये sec इनवर्स x के फॉर्म में रिजल्ट है, इंटीग्रेंड है। ये cosec इनवर्स x के फॉर्म में, जब sec के फॉर्म में लिखेंगे पॉजिटिव आएगा, जब cosec के फॉर्म में लिखेंगे तो नेगेटिव आएगा। आइए देखते हैं, 19 तक हम पहुंच गए। इस तरह से sin इनवर्स, cos इनवर्स, tan इनवर्स, cot इनवर्स, sec इनवर्स, cosec इनवर्स हमने कर लिया। 19 तक पहुंचे। 20 नंबर 20, ये सारे फॉर्मूले यूज नहीं होंगे, कुछ सिलेक्टेड फॉर्मूले जहां तहां आपको यूज करने होंगे। स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, मैं भूल जाता हूं बीच बीच में, आप लोग ध्यान रखिएगा, लेते रहिएगा। 19 तक पहुंच गए हम। 20 फॉर्मूला नंबर 20 बताया गया था आपको, ddx ऑफ u प्लस v, टू फंक्शंस का एडिशन हो, डिफरेंशिएशन करना हो, क्या होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड। ये रूल सेम है दोनों में। अगर टू फंक्शंस का एडिशन हो, इंटीग्रेशन करना हो, तो इंटीग्रेशन दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इंटीग्रल u dx प्लस इंटीग्रल v dx। अब आप सोचेंगे कि कांस्टेंट क्यों नहीं आया, क्योंकि अभी हम रिजल्ट नहीं लिखा है। जब उसका रिजल्ट लिख देंगे, ये अननोन फंक्शन है ना, इसको वैल्यू हमें पता नहीं है, जब इसका रिजल्ट आएगा उसके साथ c आ जाएगा, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इसमें भी आ जाएगा। 21 ddx ऑफ u माइनस v, ये हो जाता है ddx ऑफ u माइनस ddx ऑफ v। ये इंटीग्रेशन में भी सेम वे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ये केवल डिस्ट्रीब्यूशन ला है, मान लीजिए। तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रल ऑफ u dx माइनस इंटीग्रल ऑफ v dx। 22 इसका क्या नाम हुआ करता था, प्रोडक्ट रूल, मल्टीप्लिकेशन रूल। क्या होता था, ddx ऑफ u इंटू v, पहले फंक्शन को छोड़ते थे आप, दूसरे को डिफरेंशिएट करते थे, फिर दूसरे को छोड़ते थे, पहले को डिफरेंशिएट करते थे। इसमें जो है नंबर 22, ये भी प्रोडक्ट रूल ही है, लेकिन इसको बोलते हैं थोड़ा सा अलग नाम से, इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स।
इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, मतलब टू फंक्शंस का प्रोडक्ट हो, आपको इंटीग्रेशन करना हो तो हो जाता है u इंटू वी डी एक्स इक्वल टू। अब इसमें किसी एक फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन, दूसरे को सेकंड फंक्शन लेके चलना पड़ता है। किसको फर्स्ट फंक्शन मानेंगे और किसको सेकंड फंक्शन मानेंगे, उसके लिए क्या है, एक सिंप्लीफिकेशन मिलता है, आइलेट रूल। आइलेट रूल, इसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, इसको कंसीडर करके इजीली हम अपना वो इंटीग्रेशन कर लेते हैं। ये चीजें आपको बताई जाएंगी जब आप मैथ्स में, प्योरली मैथ्स में आएंगे तब। ठीक है, आप मान लीजिए जो u है उसी को फर्स्ट फंक्शन मान लेते हैं आप, और जो v है उसको सेकंड फंक्शन मान लेते हैं। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, पहले को छोड़ देंगे दूसरे को इंटीग्रेट करेंगे, माइनस पहले को आप डिफरेंशिएट करेंगे, दूसरे को इंटीग्रेट करेंगे, जो रिजल्ट आएगा दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इंटीग्रेट करेंगे। ध्यान से देखिए, u इंटू वी इंटीग्रल u इंटू वी डी एक्स, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड। फर्स्ट को डिफरेंशिएट करने से जो मिलेगा वो, और सेकेंड को इंटीग्रेट करने से मिलेगा वो, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जो कॉमन रिजल्ट आएगा उसको फिर इंटीग्रेट करेंगे। ध्यान से देखिए, इंटीग्रल u इंटू वी डी एक्स, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड एंड फर्दर इंटीग्रेशन। अब ये इसको बोलते हैं हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ठीक है, 23 में आपका इसमें हुआ करता था क्वोशंट रूल, इंटीग्रेशन ऑफ u अपॉन v, ये हुआ करता था डिनोमिनेटर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर, ये होता था। इसमें जो 23 है फॉर्मूला, वो कोई फॉर्मूला नहीं है। जो भी डिवीजन रहेगा उस फंक्शन को हम क्या करेंगे, पावर अगर नेगेटिव पावर है तो ऊपर आके पॉजिटिव हो जाएगा, अगर पॉजिटिव पावर है तो ऊपर आके नेगेटिव हो जाएगा, और बाई पार्ट्स इसको कर लेते हैं। तो डिवीजन का कोई फॉर्मूला नहीं है, नो फॉर्मूला। इसको क्या करते हैं, बाई पार्ट्स पे ही फिर हम अप्लाई कर देते हैं, फंक्शंस को ऊपर ले जाके और बाई पार्ट से ही इसको कर लेते हैं। तो इस तरह से आपका इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन आपने फॉर्मूलों को कंपैरिजन से देख लिया, एक दूसरे के जस्ट अपोजिट हैं। एक याद करेंगे, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। वैसे भी आपको बहुत ज्यादा इसमें फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं है। फॉर्मूलों को एक अच्छे पेपर पे, बढ़िया फेयर पेपर हो, उसको क्या करेंगे, प्लास्टिक की एक पन्नी से उसको कवर कर लेंगे। कवर करने के बाद उसको सुरक्षित रख लेंगे। जब भी आप फिजिक्स में चाहे मैथमेटिक्स में इंटीग्रेशन यूज हो, डिफरेंशिएशन यूज होगा, उन फॉर्मूलों को बार बार यूज करेंगे तो धीरे धीरे करके आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, वैसे 1 2 बार 3 बार 4 बार आप लिखेंगे तो उससे भी कुछ फॉर्मूले याद आ जाएंगे। कुछ फॉर्मूले बार बार देखेंगे उससे याद हो जाएंगे। आप कंपैरिजन करके देखेंगे, एक पॉजिटिव है तो दूसरी वैल्यू के लिए वही नेगेटिव है, वैल्यू वही है, नेगेटिव आ गया, दूसरे के लिए अप्लाई हो गया। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका इंटीग्रेशन भी हो जाता है। ठीक है, आते हैं इसमें थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, क्या है उसको समझ लेते हैं। स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा बीच बीच में, जरूरी चीजें फॉर्मूले को नोट करने के लिए। आइए, हमें देखना है, आपको बताया था मैं कि डिफरेंशिएशन में तो कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आपको नहीं दिख रहा था, लेकिन जैसे ही आप इंटीग्रेट कर रहे थे तो आपको मिल जा रहा था आर्बिट्रेरी कांस्टेंट सी, बार बार यूज हुआ था। आप सोच रहे होंगे कि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कहां से आया, कि डिफरेंशिएशन में नहीं है, इंटीग्रेशन में कैसे है। तो देखते हैं इंटीग्रेशन को देखते हैं। तो इंटीग्रेशन के 2 पार्ट्स हैं। एक तो है इनडेफिनिट इंटीग्रल,
इंटीग्रल्स। दूसरा होता है डेफिनिट इंटीग्रल्स। ठीक है। इनडेफिनिट, इसकी कोई बाउंड्री नहीं है, कोई सीमा आपने निर्धारित नहीं किया है, इनडेफिनिट है। इसको क्या करेंगे आप, इसकी सीमा फिक्स कर देंगे, इसकी लिमिट, जो लिमिट है उसको आप फिक्स कर देंगे कि इसकी वेरिएबिलिटी कहां से कहां तक है, तो वहां पे आपका ये लिमिटेड हो जाता है। तो जहां पे लिमिटेड वैल्यूज के लिए, किसी वेरिएबल के लिमिटेड वैल्यूज के लिए जहां पे इंटीग्रल आपका होगा, इंटीग्रेशन होगा, वहां पे जो रिजल्ट मिलता है डेफिनेट इंटीग्रल मिलता है। और जहां पे कोई लिमिट ना हो, एब्स्ट्रैक्टली आप उसको कंसिडर कर रहे हो, वहां पे इनडेफिनिट इंटीग्रल्स होता है। ठीक है। तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, आपने सी लिया था, याद करिए सी। इसको थोड़ा सा आप हिंदी मीनिंग से समझें, ज्यादा अच्छा रहेगा। स्वैक्ष अचर बोला जाता है हिंदी में इसको। इसका संधि विच्छेद कीजिए, स्व प्लस इक्ष। स्व मतलब अपनी, इक्ष मतलब इच्छा। अपनी इच्छा से हम रख लेते हैं ऐसा कांस्टेंट जिसकी कोई फिक्स्ड वैल्यू ना हो। ठीक है। बहुत सारे न्यूमेरिकल वैल्यूज के लिए लेके वो कंसिडर करता हूं, उसको स्वैक्ष अचर कहते हैं। ठीक है। तो थोड़ा सा हम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स को देखने की कोशिश करते हैं कि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इनडेफिनिट इंटीग्रल्स में कैसे आता है, क्यों आता है। आइए तो लेते हैं, आपको फॉर्मूले लिखवाए गए थे, बहुत सारे फॉर्मूले दोनों में कॉमन थे, कुछ दोनों के लिए सेम थे। जैसे कांस्टेंट बाहर निकालना, एडिशन पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाना, सब्ट्रैक्शन पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाना, ये सब चीजें उन दोनों में, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में दोनों में कॉमन चीजें थी। आइए देखते हैं। मान लीजिए कि एक फंक्शन मैं लेता हूं, ये y इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन है, ये है x पावर n है, ये x पावर n है। इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ एक्स पावर n हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका n x की पावर n माइनस 1 हो जाएगा। बहुत सिंपल सी बात है। इसको थोड़ा सा और इजी लेते हैं, इसी का जो इसी फॉर्म का एक न्यूमेरिकल वैल्यूज के लिए ले लेते हैं, x की पावर 10 ले लेते हैं। तो डी डी एक्स ऑफ वाई अगर आप इसका निकालेंगे तो हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ एक्स पावर 10। याद करिए, आपको फॉर्मूला लिखवाया गया था डी डी एक्स ऑफ एक्स पावर n, ये क्या हुआ करता था, n x की पावर n माइनस 1 हुआ करता था। तो इसको फॉर्मूला यूज करेंगे तो n की प्लेस पे क्या है, 10 है, 10 पहले आया, n पहले आया हुआ है, यहाँ पे 10 पहले आ जाएगा। x की पावर क्या हुई है, जो भी m था उससे कम हो गई, तो x की पावर क्या हो जाएगी, 10 माइनस 1 हो जाएगी। तो 10 x की पावर 9 हो गया। ये आपका dy बाई डी एक्स, ये आपका आंसर हो जाता है। ओके, किसी को समझने में कोई दिक्कत नहीं है। x पावर n का फॉर्मूला आपने लगा दिया, n x की पावर n माइनस 1 से ये रिजल्ट आपको मिल गया। ठीक है, ये रहा डिफरेंशिएशन की बात। इसी के अपोजिट हम सोचते हैं इंटीग्रेशन को। कैसे, सपोज करिए हमारे पास है इंटीग्रेशन ऑफ क्या, यही फंक्शन, ये वाला रिजल्ट हमको मिला है, डेरिवेटिव मिला है। इस फंक्शन को डिफरेंशिएट किया आपने, ये मिला। इसी को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलना चाहिए, ये फंक्शन हमको x पावर 10 मिल जाना चाहिए। आइए पुट अप करते हैं, देखते हैं। ये है 10 x की पावर 9 dx। डेरिवेटिव को, फंक्शन को डिफरेंशिएट किया, डेरिवेटिव मिला, तो डेरिवेटिव को इंटीग्रेट करने से फंक्शन मिलना चाहिए। यही ना रिवर्स प्रोसेस है, यही उल्टी प्रोसेस है। आते हैं, देखते हैं। सबसे पहले बताया गया था डिफरेंशिएशन हो या इंटीग्रेशन हो, कांस्टेंट पहले ही बाहर आ जाता है। ये 10 क्या है, कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ x पावर n dx। ठीक है, आइए देखते हैं। आपको फॉर्मूला बताया गया था इंटीग्रेशन x पावर n dx, याद करने की कोशिश करिए। x पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ये हो जाएगा 10 x की पावर 9 प्लस 1 अपॉन 9 प्लस 1। ठीक है, प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट x ही आएगा। अब c को छोड़ते हैं,
सी को छोड़ते हैं क्योंकि सी को ही बताना है ना कि सी क्या है, क्यों है, अभी समझ में आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ये हो जाएगा 10 x की पावर 10 अपॉन 9 + 1 10, 10 and 10 कैंसिल आउट, फाइनली आपको क्या मिल गया, x पावर 10 मिल गया। ठीक है, यही ओरिजिनल आपका फंक्शन y = x पावर 10 ये रिजल्ट के फॉर्म में आपको मिल जाता है। मतलब x पावर n को डिफरेंशिएट किया था तो 10x की पावर 9 मिला था, तो 10x की पावर 9 को जब आपने इंटीग्रेट कर दिया तो x की पावर 10 आपको मिल गया। बात बराबर। इसको डिफरेंशिएट किया, ये मिला, इसको तो इसी को इंटीग्रेट किया तो ये मिला, वेरीफाई हो गया कि इंटीग्रेशन इज जस्ट रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। यहां तक तो बात आ रही है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, स्क्रीनशॉट लेते रहिए। आगे देखते हैं। सपोज करिए यही फंक्शन अगर इस तरह का न होके कुछ अलग शेप का हो। अलग शेप का मतलब थोड़ा सा उसमें कुछ चीजें और जुड़ी हो तो क्या करेंगे, आइए लेते हैं। सपोज करिए y = f(x), x की पावर 10 ही लिया था हमने, 10 को ही लेते हैं। सपोज करिए इसके साथ पाई हो जाए, प्लस मान लीजिए कि 10 हो जाए, -2.5 हो जाए, इस तरह का कोई फंक्शन हो। y इज द फंक्शन ऑफ x विच इज इक्वल टू x पावर 10 प्लस पाई प्लस 10 -2.5। ठीक है, ये तो खैर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 7.5 मिल जाएगा। फिर भी इनकेस मान लीजिए तो कोई k ले लेते हैं, 2.5 ना लेके कोई k ले लेते हैं, कोई k आर्बिट्रेरी कोई कांस्टेंट है, फिक्स कांस्टेंट है k, उसको ले लेते हैं। अब इसको आप क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, तो ddx ऑफ y ये हो जाएगा आपका ddx ऑफ x पावर 10 प्लस पाई प्लस 10 प्लस k dx। ठीक है, सॉरी dx नहीं, या तो डिफरेंशिएशन एडिशन पे क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, इस पे चारों पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका ddx ऑफ x पावर 10 प्लस ddx ऑफ पाई प्लस ddx ऑफ 10 प्लस ddx ऑफ k। आप देख रहे हैं कि पाई कांस्टेंट होता है, 10 कांस्टेंट होता है, k भी क्या है, कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन, फर्स्ट फॉर्मूला, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हुआ करता था, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट 0 हुआ करता था। इसमें तो x पावर n का फॉर्मूला लगेगा, ये हो जाएगा n x की पावर n-1 प्लस ये 0 प्लस ये 0, सारा ऐड होके क्या मिला, 10x की पावर 9 मिला। ये क्या है, ddx ऑफ y है। ठीक, अब देखिए आपने इसको डिफरेंशिएट किया, किसको, x पावर 10 प्लस पाई प्लस 10 प्लस k को, तो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट या डेरिवेटिव हमको क्या मिला, 10x की पावर 9 मिला। अब हम देखते हैं कि इंटीग्रेशन क्या है, रिवर्स प्रोसेस है, किसकी, डिफरेंशिएशन की। तो लेते हैं i = इंटीग्रेशन ऑफ, ये क्या है, 10x की पावर 9 dx है। 10 कांस्टेंट है, पहले इंटीग्रेशन से बाहर निकल जाएगा, x पावर 9 dx हो जाएगा। x पावर n का फॉर्मूला लगेगा, क्या होता है, इंटीग्रल x पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, 9 प्लस 1 नीचे भी 9 प्लस 1, ये हो जाएगा 10x की पावर 10 10x की पावर 10 अपॉन नीचे भी 10, 10 and 10 कैंसिल आउट, x की पावर क्या मिल गया आपको, रिजल्ट i इक्वल टू x पावर 10, वही y आता है, वही फंक्शन हो जाता है आपका, मेन फंक्शन हो जाता है y इक्वल टू y की एक ही बात, x पावर 10। उसमें कंपेरिजन करके देखिए, आपके पास था कि x पावर 10 को आपने डिफरेंशिएट किया था तो 10x की पावर 9 मिला था, और 10x की पावर 9 को इंटीग्रेट कर दिया था आपने तो x पावर 10 मिल गया था। लेकिन दूसरे केस में देखिए, ये केवल x पावर 10 नहीं था, दूसरे केस में ये क्या था, x पावर 10 प्लस पाई प्लस 10 प्लस k, ये सब इसमें नहीं मिल रहे हैं, मिलने चाहिए थे ना। जैसे आपने x पावर 10 को इंटीग्रेट डिफरेंशिएट किया तो 10x की पावर 9 मिला, तो 10x की पावर 9 को इंटीग्रेट करने से हमको x की पावर 10 मिलता था। लेकिन अब तो इस फंक्शन में कुछ कांस्टेंट थे, वो कांस्टेंट कहां गए,
वो तो जीरो हो गए हैं डेरिवेटिव से। डेरिवेटिव जब डिफरेंशिएशन हमने किया तो वो जीरो हो गए, हट गए। इंटीग्रेट कर रहे हैं तो उनका कहीं कुछ नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो उसी चीज को दूर करने के लिए एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c आया, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c आया, जो क्या कंटेन करता है, इस क्वेश्चन की पार्टिकुलर इस कंपेरिजन की बात करें तो c में ही क्या आ जाएगा, पाई हो जाएगा, प्लस 10 हो जाएगा, प्लस k हो जाएगा, ठीक है। तो c क्या है, कुछ कांस्टेंट, बहुत सारे कांस्टेंट्स को कंटेन करने के लिए होता है। जितने भी कांस्टेंट्स हैं जो इस फंक्शन ओरिजिनल फंक्शन के साथ जुड़े हुए थे सब इसी के परिवार के हैं। मान लिया जाता है कि इस सब ये जो सी है सबको समेट लिया है, अपने अंदर सबको क्या किया है, समेट लिया है। तो ये चीज है। तो शायद आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे कि डिफरेंशिएशन में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं रहता है तो अचानक से इंटीग्रेशन में कैसे आ जाता है। ये प्रॉब्लम केवल इसी में आती है इनडेफिनिट में। जैसे ही आप डेफिनिट इंटीग्रल में आएंगे तो ये चीज आपको रिमूव हो जाती है, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। आगे चलते हैं, थोड़ा सा अब आते हैं डेफिनिट इंटीग्रल। तो अभी हमने देखा इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंपैरिजन, उनके कंपैरिजन से हमने इसको देखा हुआ है। अब आगे चलते हैं डेफिनिट इंटीग्रल को। डेफिनिट इंटीग्रेशन या इंटीग्रल प्रोसेस इंटीग्रेशन है, रिजल्ट इंटीग्रेंड है, ठीक है। सपोज करिए y इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन है। जब इसको इंटीग्रेट करते हैं आप एफ एक्स डी एक्स तो आपका रिजल्ट आ जाता है कैपिटल एफ एक्स, ये कैपिटल एफ एक्स प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट सी आ जाता है, ठीक है। आपने कोई इसकी बाउंड्री फिक्स नहीं की थी, ये इंटीग्रल यहां साइन लगा देंगे, इंटीग्रल लगा देंगे, ठीक है। इसकी कोई बाउंड्री कंडीशन आपने नहीं लिया था। सपोज करिए यहां पे एक छोटा सा ग्राफ में बनाता हूं, ये है, ये एक्स एक्स डैश है और ये वाई वाई डैश है, ये ओरिजिन है। मान लीजिए कि कोई कर्व ऐसे जाता है, इधर एक्स वेरिएबल होता है, इधर वाई वेरिएबल होता है। सपोज करिए इस फंक्शन को यहां x इक्वल टू ए से, थोड़ा बड़ा लिखता हूं मैं, x इक्वल टू ए से लेके x इक्वल टू b तक इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट करने का मतलब क्या है, सम करना, ठीक है। एक पतली सी स्ट्रिप आप काट लेते हैं, पतली सी पट्टी काट लेते हैं। ये कितने थिकनेस की होती है, dx थिकनेस की। कितने मोटाई की, dx, इसकी मोटाई dx। एवरेज जो लंबाई है उसकी फंक्शन की y की, इस पे जाएगा y। यहां y कुछ और होगा, यहां कुछ और होगा, यहां कुछ और होगा, यहां कुछ और होगा, यहां कुछ और होगा, ठीक है। तो लिमिटेड कंडीशंस में जैसे x की वैल्यू a रखेंगे तो y की वैल्यू आपको y1 मिलेगी, बीच में कुछ c रखेंगे y2 मिलेगी, इसी तरह से b रखेंगे तो कुछ y3 मिलेगी। सबका एक एवरेज लेकर हम चलते हैं, एवरेज कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो उस केस में हमने क्या किया है, जो इंटीग्रेशन है, समेशन है, उसको हमने क्या किया, और इनडेफिनिट नहीं रखा, आपने डेफिनिट कर दिया, किसी बाउंड्री में फिक्स कर दिया, लिमिटेड कर दिया आपने, यहीं से यहीं तक इसका इंटीग्रेशन करना है। तो जब लिमिट कर देते हैं तो वही क्या बन जाता है, डेफिनिट बन जाता है। तो यही इंटीग्रेशन जो इनडेफिनिट इस फॉर्म का था, अब डेफिनिट के फॉर्म में लिखा जाएगा i इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ a टू b एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू, ए को बोलते हैं आप लोअर लिमिट, बी को क्या बोलते हैं, अपर लिमिट। ये ए है लोअर लिमिट है, बी क्या है, अपर लिमिट। आपने देखा था इस फंक्शन को इंटीग्रेट करते थे तो रिजल्ट आपको एफ एक्स मिलता था। यहां पे रख देंगे एफ एक्स, बड़ा बॉक्स आएगा, कैपिटल बॉक्स आएगा, एफ एक्स प्लस सी, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट सी। ये आपका लोअर लिमिट नीचे लग जाएगा, अपर लिमिट ऊपर लग जाएगा। अब इसकी वैल्यू जब आप कैलकुलेट करते हैं
तो क्या करते हैं, पहले अपर लिमिट रखेंगे इस वेरिएबल के प्लेस पे। पहले आप अपर लिमिट रखेंगे, बीच में साइन माइनस की होगी, उसके बाद से लोअर लिमिट रखेंगे। तो पहली कंडीशन में अपर लिमिट के लिए कर्ली ब्रैकेट लगा लीजिए, ठीक है। एफ बी, अपर लिमिट बी है, प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट सी है, कर्ली ब्रैकेट क्लोज, माइनस ये क्या हो जाएगा, एफ ए प्लस सी, कर्ली ब्रैकेट क्लोज, कैपिटल ब्रैकेट आपने बंद कर दिया। ध्यान से देखिए, अब ब्रैकेट को ब्रेक करिए, ब्रेक करेंगे तो क्या आ जाएगा, एफ बी प्लस सी, माइनस के साथ ब्रेक करिए, क्या आ जाएगा, एफ ए माइनस सी। अब आप देखेंगे कि ये माइनस सी है, ये प्लस सी है, दोनों अपने आप कैंसिल। फाइनली क्या मिल गया आपको, एफ बी माइनस एफ ए। इस तरह से हम देखते हैं कि अगर डेफिनिट इंटीग्रल में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट रखते भी हैं तो कैलकुलेशन में अपने आप क्या हो जाता है, दोनों कैंसिल हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से इनडेफिनिट इंटीग्रेशन जब आप करते हैं तो वहां पे तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता है, लेकिन जैसे ही लिमिटिंग कंडीशन इसकी कर देते हैं, बाउंड्री फिक्स कर देते हैं, तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आपस में कैंसिल हो जाते हैं और आपको प्योरली न्यूमेरिकल वैल्यू मिल जाती है। इसमें कुछ भी आर्बिट्रेरी नहीं रहेगा, जो कुछ भी वैल्यू कैलकुलेट होकर आएगी आपको प्योर वैल्यू कैलकुलेट करके आएगी। तो इसका स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, ठीक है। तो हमने देखा y इक्वल टू एफ कोई फंक्शन था, उसका इंटीग्रेंड क्या था, एफ था। वही इंटीग्रेंड का मतलब रिजल्ट, जैसे मान लीजिए कि हम ले लेते हैं, हमारे पास कोई फंक्शन है y इक्वल टू ई पावर एक्स, जब इसका इंटीग्रेशन हम किए ई पावर एक्स का dx, हमको क्या मिलता है, ई पावर एक्स मिलता है। तो ई पावर एक्स क्या है, इंटीग्रेंड है, तो ये आपका एफ हो गया, और ये जो रिजल्ट आया वो क्या हो गया, कैपिटल एफ हो गया। मतलब कि कैपिटल एफ क्या है, एफ का इंटीग्रेंड है, तो वही इसमें आ जाएगा। अपर लिमिट ऊपर, लोअर लिमिट नीचे। पहले इसमें अपर लिमिट रखेंगे वेरिएबल के प्लेस पे, तो कांस्टेंट इसमें तो कुछ भी पुट नहीं होगा। फिर उसी वेरिएबल में लोअर लिमिट रखेंगे, बीच में साइन माइनस की, ब्रेक करेंगे, सी एंड सी कैंसिल आउट, फाइनल रिजल्ट आपको मिला एफ बी माइनस एफ ए। इस तरह से ये डेफिनेट इंटीग्रल हो जाता है। तो आते हैं, एक बार समराइज कर लेते हैं इसको दोबारा, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। आते हैं डेफिनेट इंटीग्रल्स, केवल डायरेक्टली फॉर्मूला वही रहेगा, इंडेफिनिट का ही फॉर्मूला सब कुछ यूज होगा, केवल आप वैल्यू का कैलकुलेशन करेंगे अपर लिमिट और लोअर लिमिट से, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा कि जो डेफिनेट इंटीग्रल है आई इक्वल टू थोड़ा सा लिख देते हैं डिटेल, इफ कैपिटल एफ एक्स इज द इंटीग्रैंड ऑफ fx, then इस केस में i इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम a टू b, इसको पढ़ते हैं इंटीग्रल फ्रॉम a टू b fx dx इक्वल टू हो जाता है इंटीग्रल fx a टू b, this is found to be f d माइनस एफ ए। आप इसको एक लाइन में भी लिख सकते हैं, नीचे भी लिख सकते हैं, आगे लिख देते हैं, एक लाइन में ही सारे काम हो जाएगा। ये हो जाता है एफ बी माइनस एफ ए। इसका भी यूज आपको मिलेगा, कहीं कहीं आपको मिलेगा। इस तरह से हमने देखा कि इंटीग्रेशन पूरा कंप्लीट हो जाता है, ये इंटीग्रेशन आपका पूरा हो जाता है। इसको कैपिटल बॉक्स में रखिए, जो कैलकुलेट होकर वैल्यू आएगी वो आपका रिजल्ट हो जाएगी, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने इन सारी चीजों को कर लिया, डिफरेंशिएशन से इसका कंपैरिजन कर लिया इंटीग्रेशन को, ठीक है। फॉर्मूले कंपैरेटिवली आप तुलनात्मक रूप से आपको बताए गए, थोड़ा से फॉर्मूले आप लर्न कर लेंगे, याद रखेंगे, ठीक है। और बाकी सारी चीजें डेरिवेशंस वगैरह में यूज होंगी, आपको इजिली समझ में आएंगी। फॉर्मूला एक जगह लिख लीजिएगा आमने सामने, इधर डिफरेंशिएशन का कॉलम, इधर इंटीग्रेशन का कॉलम, और कंपेयर करके देखते रहिएगा। धीरे धीरे 2-3 महीने में आपको चीजें याद हो जाएंगी, यूज भी होंगी। कुछ आप मैथ्स में पढ़ लेंगे, मैथ्स के स्टूडेंट्स होंगे तो, बायो के स्टूडेंट्स होंगे तो उनको तो खैर थोड़ा सा रटना ही पड़ेगा, ठीक है। एनी हाउ आप बस आज इतना ही इसको रखते हैं, ठीक है। अब चीजें, अब थोड़ा सा मैं चाहता हूं कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन पे कुछ एक क्लास रख लें, क्योंकि ये सब कुछ आपने क्या किया है, केवल थ्योरेटिकली पढ़ा है, कुछ क्वेश्चंस आपने नहीं किया है, ठीक है।
एक कॉमन क्लास रख लेते हैं, उसमें डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के कुछ क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लेंगे। आफ्टर दैट आपका वो सिलेबस वाइज चैप्टर्स फिजिक्स में स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियोस। ठीक है, आप अपने फ्रेंड्स में मैसेज कर दीजिएगा, चीजों को देखते रहेंगे, वो भी थोड़ा सा लाभान्वित होंगे। आप भी पढ़िए, उनको पढ़ने का मौका दीजिए। ठीक है, थैंक यू।